बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये बेटा चैप्टर नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था 25 नंबर लेक्चर में। आज हमारा 26 नंबर लेक्चर है और फंक्शन उसमें फिर डिटेल उसको हमने डिस्कस किया था कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फ़ंक्शन की डोमेन रेंज क्या है, फ़ंक्शन की नोटेशन क्या है और फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से होता है। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन को हमने शुरू किया था, उसमें से हमने अलजेब्रिक फंक्शंस की कुछ कैटेगरीज पढ़ ली थी और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दो मेन फंक्शंस हमने पढ़ लिए थे। आज हम फर्दर उसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका भी आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था 13 चैप्टर फर्स्ट ईयर में, तो इसमें से 3 फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स और टेन इन्वर्स ऑफ एक्स। 13 चैप्टर में अगर आपको फर्स्ट ईयर में बेटा याद हो तो उसमें ये यानी मैंने तो ज़ाहिर बात अपने स्टूडेंट्स को बताया था, जहाँ पे बाकी बच्चों ने किसी और सर से पढ़ा है तो यकीनन टीचर ने ये बताया होगा कि जो हम रूटीन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं ना, वो पीरियाडिक फंक्शन है। पीरियाडिक फंक्शन मीन कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, तो उसको एज इट इज़ हम इन्वर्स नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उतनी डोमेन लेते हैं जिसके अंदर उसका ग्राफ 1 1 होता है। यानी अब अगर आपको याद हो तो साइन का इंटरवल हमने लिया था -90 से लेके +90 तक। इसके दौरान जो उसकी कर्व बनती है साइन की -90 से +90 तक, वो हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यू देती है। तो जो ही 90 से आप आगे जाते हो या -90 से पीछे जाते हो तो वो वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देता है, तो वो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि उसकी डोमेन में रिपीटिशन ना हो, क्योंकि अगर रेंज में एलिमेंट रिपीट होगा तो जब उसका इन्वर्स बनेगा तो वही रेंज डोमेन बन जाएगी। तो जो रेंज में रिपीटिशन थी वो जब डोमेन में रिपीटिशन आएगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उस इंटरवल के अंदर जहाँ पे वो 1 1 हो रहे थे। उन रेस्ट्रिक्टेड फंक्शंस को हमने कहा था प्रिंसिपल साइन फंक्शन, प्रिंसिपल कॉस फंक्शन, प्रिंसिपल टेन फंक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, और उसको आम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उससे डिफरेंट करने के लिए नोटेशन क्या यूज़ की थी कि जो आम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन सीकेंड कोसेकेंड और कोटेंजेंट, इनका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर ही होता है। यानी साइन में हम एस छोटा लिखते हैं IN और आगे एंगल थीटा। ठीक है, लेकिन जब इन्वर्स लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ये शो करेगा कि ये वो रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है बल्कि रेस्ट्रिक्टेड वाला है जिसकी डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट किया था। C बड़ा होगा कॉस के केस में, T बड़ा होगा टेन के केस में। इसी तरह बाकी जो 3 हैं कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स, सीकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स और कोसीकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स, उन सारों के फर्स्ट लेटर क्या है कैपिटल है। ठीक है, अच्छा इसकी अगर आपको याद हो जस्ट मैं हल्का सा गो थ्रू कर देता हूँ डोमेन और रेंज को। तो साइन की डोमेन थी -1 से लेके 1 तक, कि इसमें वैल्यू हम -1 से 1 तक देते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा -90 से लेके +90 तक, ये इंटरवल। ठीक, जबकि कॉस में भी सेम यही वैल्यू होती हैं क्योंकि ये दोनों सेम बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेंज डिफरेंट है। इसका आंसर होगा 0 से लेके पाई तक, यानी 0 से 180। और टेन इन्वर्स को हम क्या देते हैं, हम उसको कोई भी रियल नंबर डोमेन के तौर पे देते हैं और इसका जो आंसर आएगा वो ये होगा, यही जो साइन का आंसर है, लेकिन उसको ओपन इंटरवल कर दें -90 +90। अब ये देखें यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रखी हुई है जो उसका एक नेचुरल पैटर्न है, और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को फेस ओपन ऑपोजिट कर दिया है। इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल और इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब है -90 से लेकर, यानी -90 शामिल है, +90 तक, यानी -90 भी है +90 भी है और बीच वाले सारे नंबर शामिल हैं। ओपन इंटरवल का मतलब है कि जिसकी तरफ ब्रैकेट ओपन होगी वो वैल्यू शामिल नहीं है। अब जैसे देखें -90 की तरफ ब्रैकेट ओपन है, इसका मतलब है -90 नहीं, इससे आगे और +90 जो π/2 है इसकी तरफ भी ब्रैकेट ओपन नहीं है, यानी सॉरी ओपन है क्लोज नहीं है, तो ये भी शामिल नहीं है। यानी इस केस में टेन के केस में -90 और +90 को छोड़ के इन दोनों के बीच में जितने भी एंगल्स आ रहे हैं
वो tan इनवर्स का आंसर होंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल को यूँ भी लिख सकते हैं या इसको यूँ भी हम लिख सकते हैं राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस में। स्मॉल ब्रैकेट में जब लिखेंगे तो इसका फेस बाहर की तरफ नहीं लिखना, ये स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं जहाँ पे बेस कांस्टेंट हो जाए और पावर वेरिएबल हो जाए, जैसे 2 की पावर x, p की पावर x, 5 की पावर 2x एंड सो ऑन, इस तरीके से। यानी बेस कांस्टेंट हो जाए और पावर क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी वैल्यू e नज़र आ रही है, वो क्या चीज़ है वो भी हम कुछ थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे 1.3 के साथ एक थ्योरम कि ये ई क्या चीज़ है। ई बेसिकली एक वैल्यू का नाम है जिसे हम कहते हैं आइलर नंबर। ई क्या चीज़ है, स्मॉल ई आइलर नंबर। क्योंकि सबसे पहले पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो स्विस मैथमेटिशियन आइलर है, यानी आइलर कौन है, स्विस मैथमेटिशियन है, उसने इस वैल्यू को इन्वेंट किया, तो इसलिए उसी के नाम की बेस पे, क्योंकि आइलर का फर्स्ट लेटर ई है तो उसको उन्होंने स्मॉल लेटर ई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ई है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.718 और आगे ऐसे कंटिन्यू है, यानी ये यहाँ तक रुक नहीं गई है, ये कंटिन्यू है। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू 3.141 और उसके बाद वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन उसको राउंड करना चाहे तो वो कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इस वैल्यू को क्या कहते हैं, ई एक्सपोनेंट, ई आइलर नंबर। लॉगरिथमिक फंक्शन आपने दो तरह के लॉग पढ़े हुए थे, एक मैट्रिक में 9th लेवल पे जो लॉग पढ़ा था उसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, और एक जो हम अभी पढ़ेंगे जो इससे पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ उसे हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम आपने क्या पढ़ा था, बेस 10 के साथ ऐसे, फर्ज करें आगे कोई भी वैल्यू x है, अगर ये 10 की जगह ये वाली बेस e आ जाए, लॉग बेस e x, तो इसकी एक और अनदर फॉर्म है, उसको हम यूँ लिखते हैं स्मॉल ln, ln यानी ln पढ़ लें या इसको नेचुरल लॉग पढ़ें, एक ही बात है। जब ये ln लिखा होगा तो अंडरस्टूड है कि इसकी बेस किसकी है, e की है, लेकिन जब ये सिर्फ लॉग लिखा होगा तो अगर लॉग के साथ ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो ये अंडरस्टूड है कि बेस 10 है, लेकिन अगर 10 के अलावा बेस होगी तो यहाँ पे ज़रूर शो होगी। ठीक है, तो इसी तरह जहाँ पे ln लिखा होगा जिसको हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल लॉग, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस क्या है, e है। हाइपरबोलिक फंक्शन बेसिकली यही जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी मुख्तलिफ कम्बिनेशंस को नाम दिया गया है, मसलन साइन हाइपरबोलिक x, ये नाम दिया गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2, यानी इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इस कम्बिनेशन को नाम दिया गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। इसी में कॉस की वैल्यू देखें, ये जो बीच में साइन नेगेटिव है इसको प्लस कर दें तो ये कॉस हाइपरबोलिक x आ गया। फिर है टेन हाइपरबोलिक x, उसमें क्या है, साइन ओवर कॉस, दोनों में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, 2 दोनों में कैंसिल हो जाएगा। बाकी तीन जो रेसिप्रोकल हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट हाइपरबोलिक x, इसी की वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें, सीकेंट हाइपरबोलिक x कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल, और कॉट हाइपरबोलिक x टेन की वैल्यू का रेसिप्रोकल। ठीक है, ये आगे इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन इसी से बनते हैं, ये काफ़ी डिटेल में जाके बात करनी पड़ेगी, अभी इतना टाइम नहीं है, फ़िलहाल इसको एज इट इज़ देख लें, कहीं आगे मौका मिला तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x, इसको यूँ डिफाइन किया गया नेचुरल लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कॉस हाइपरबोलिक में यहाँ पे माइनस कर दें। ठीक है, फिर टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स में 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और कॉट में x को पहले ले आए 1 को बाद में कर दें, ये देखें। ठीक है, इसी तरह सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स है नेचुरल लॉग 1 ओवर x प्लस ये x एज ए होल एक ही एलसीएम के तौर पे भी ले सकते हैं, अलग अलग करके लिखें तब भी ठीक है, 1 ओवर x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x, और इसी का साइन पॉजिटिव कर दें तो ये क्या बन जाएगा, कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स। ठीक है, आगे है कैटेगरी एक्सप्लिसिट फंक्शन। इफ़
y can be separated, then it is called explicit function। यानी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि मसलन ऑलरेडी जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है 2x + 5, ऑलरेडी y सेपरेट हुआ है या ये फॉर्म है, या फिर मसलन 2xy + 5y + 10x = 20, या ऑलरेडी y अकेला हुआ है और x और कांस्टेंट दूसरी तरफ हैं, या y अकेला हो सकता है। जैसे इन दोनों जगहों से y कॉमन लें, इसको उधर ले जाएं और फिर जो y के अंदर वैल्यूज़ बची थी उसको डिवाइड कर दें तो y इस तरीके से बिल्कुल अकेला हो जाएगा। ठीक है, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है y = f(x), यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, y = f(x). इम्प्लिसिट इसी का बिल्कुल अपोजिट है कि y को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इफ़ y cannot be separated, then it is called implicit function। फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन आपके सामने मैं एक एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ, y² + 2xy + 10x = 15। y सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में सेपरेट नहीं हो सकता जब y की एक से ज़्यादा डिफरेंट पावर्स हैं। जैसे यहाँ देखें, इसमें y 2 टर्म्स की सूरत में मौजूद था लेकिन दोनों जगहों पे y की पावर 1 थी, सेम थी। यहाँ पे देखें, एक जगह स्क्वायर है, एक जगह पे 1 पावर है। अब यहाँ से y को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है f(x, y) = 0, f(x, y) = 0। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होता है कि जब आप x और y, यानी x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों को चेंज कर दें किसी और थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में। वो थर्ड वेरिएबल क्या होता है, when we change x and y into third variable t or theta is called पैरामीट्रिक फंक्शंस या पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हैं और पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी कह सकते हैं। अब इसकी जैसे बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, x = 8t², y = वो सिर्फ 80 लिखा हुआ है लेकिन अगर मैं उसको 280 कर दूं तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस बन जाएंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 6 में टॉपिक है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये उसकी है, तो ये पैराबोला की बन जाएंगी। सेकंड है x = r cos θ, y = r sin θ, ये सर्कल की फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर x = a cos θ, y = b sin θ। ये एलिप्स की ये डिटेल में इंशाल्लाह हम चैप्टर 6 में देखेंगे, फ़िलहाल मैं जस्ट गो थ्रू करा रहा हूँ। और एक एग्जांपल और है इसमें कि ये एलिप्स की पैरामीट्रिक है और x = a secant θ, y = b tan θ। ये हाइपरबोला जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 6 का, ये उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का देखें कि अगर फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें -x से, इसके बावजूद इसका आंसर वही रहे जो ओरिजिनल फंक्शन का आंसर था, तो इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। मसलन y = x² है, तो अब आप इसमें +2 पुट कर दें, -2 पुट कर दें, -x पुट कर दें, इसने x² ही रहना है, यानी x की जगह -x पुट करेंगे तो क्या रहेगा, x²। अगर वैल्यू की सूरत में देखेंगे तो +2 पुट करने से
+4 आंसर आ रहा है, और -2 पुट करने से भी +4 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन में क्या हो जाएगा कि फंक्शन में जब हम x को रिप्लेस करेंगे -x से, तो वो ओरिजिनल फंक्शन का माइनस टाइम आएगा। यानी इसकी मिसाल ये है कि जैसे y = x³ है, तो आप इसको x की जगह जब -x पुट करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और बाकी x³ जो है वो f(x) बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कह लें सारी टाइप्स थी, तकरीबन 11, और फिर बीच में कुछ की सब टाइप्स भी थी। तो ये सारी टाइप्स आपको अच्छे तरीके से, इसका तरीका ये है कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको मुख्तलिफ़ टाइम्स में ना इसको जस्ट गो थ्रू करते जाएं, एक दफ़ा रीड कर लें। तो अगर आप 4 से 5 दफ़ा इसको मुख्तलिफ़ टाइम्स में रीड आउट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके ज़हन में बैठ जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। आगे कह लें कि MCQs के लिए भी, एंटी टेस्ट के लिए भी, और आगे भी इनकी कैटेगरी यूज़ होती है, तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ अभी 2 लेक्चर हमारे फंक्शन की टाइप्स पे ही लगे हैं। थोड़ा सा भी टाइम है तो हम एक आध क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज का, ताकि एक्सरसाइज भी आज स्टार्ट हो जाए। जी, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें, गिवन दैट ए पार्ट में फंक्शन है f(x) = x² - x, और बी पार्ट में फंक्शन है f(x) = √(x + 4)। आपने क्या फाइंड करना है, एक केस फाइंड करना है f(-2), और फोर्थ पार्ट है f(x² + 4)। जी देखें, सो सिंपल है कि आपने सिंपली ये करना है कि फ़ंक्शन के आगे ब्रैकेट में कौन है, उसका वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जगह ये वैल्यू पुट कर दें। तो देखें, ए पार्ट में क्या होगा, जहाँ पे x नज़र आ रहा है उसकी जगह ये -2 पुट कर दें। तो इधर भी x की जगह -2 पुट करें, -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2, ये -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस +2, तो ये 6 आंसर आ गया। बी पार्ट में देखेंगे तो ये आ जाएगा f(-2) = x की जगह -2 + 4, तो ये आंसर आ जाएगा 2। अब याद रखना है कि फंक्शन के केस में कभी भी स्क्वायर रूट का आंसर आपने प्लस माइनस नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि x की एक वैल्यू के अगेंस्ट 2 आंसर आ जाएंगे जो कि फंक्शन की वैल्यू को वायलेट करेंगे। जब सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा कोई काम होगा तो आप कर सकते हैं कि जो जैसे 4 का स्क्वायर रूट है तो +-2 लिख दें, लेकिन फंक्शन के केस में ऐसा नहीं लिखेंगे। इसी तरह आप लिखा हुआ है कि फंक्शन में ये वैल्यू पुट कर दें। तो ये देखें, ए पार्ट में क्या होगा, ये बी पार्ट है, x को बस रिप्लेस करते जाएं, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, क्या वैल्यू है, x² + 4, क्या होगी, x की जगह पे x² + 4, ये x की जगह आई, और इस x का क्या है, स्क्वायर है, माइनस आगे फिर x की वैल्यू, स्क्वायर ओपन करेंगे, x की पावर 4, 2ab करेंगे तो 8x² + 16 -x² - 4, इसमें से जो टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं वो कर दें, बाकी ये आंसर आ गया। इसी तरीके से बी पार्ट देखें, यहाँ पे f(x² + 4), तो सिंपली क्या करना है, जहाँ पे x है उसकी जगह ये x² + 4 पुट कर दें, x की जगह x² + 4, और ये वाला +4 उसका अपना भी है, तो ये आंसर आ गया x² + 8। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के ए बी जो 2 क्वेश्चन से उसके 4 पार्ट से, उनमें से मैंने पहला और चौथा पार्ट करा दिया है। इसी तरीके से दूसरा और तीसरा पार्ट आपने खुद एज ए
होमवर्क करना, ठीक है। तो जस्ट मैंने आज थोड़ा सा स्टार्ट देना था कि फ़र्स्ट एक्सरसाइज क्या है। अभी आगे जूं जूं जाएंगे थोड़े से क्वेश्चन बीच में टेक्निकल हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करेंगे कि जितना भी आराम से और सुकून से कर सकें करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे, ठीक है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।